हुए आगे बढ़ता है। हटिए, मुझे जाने दीजिए। पिताजी, माँ। जैसे ही वो आगे पहुंचता है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोहन कुछ समझ नहीं पाता। भैया, माँ क्यों नहीं उठ रही? पिताजी सो गए क्या? आर्यन, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वो अपने छोटे भाई के सामने टूटना नहीं चाहता था। बेटा, हिम्मत रखो। तुम्हारी माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, ये झूठ है। माँ, उठो ना। मैं रेवड़ी भी नहीं मांगूंगा, बस एक बार बात करो। रोहन माँ को हिलाकर जगाने की कोशिश करता है। ये देखकर वहां खड़े कई गांव वालों की आंखें भी नम हो जाती हैं। हाय राम, इतने छोटे बच्चों पर इतना बड़ा दुख। उसी समय भैरव धीरे धीरे आगे आता है। उसके चेहरे पर दुख का दिखावा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में कुछ और चल रहा था। बच्चों, अब से मैं ही तुम्हारा सहारा हूं। चलो, मेरे घर चलो। आर्यन आंसू पोंछते हुए अपने ताऊ की तरफ देखता है। उसे नहीं पता था कि जिस इंसान का हाथ उसने सहारे के लिए पकड़ा है, वही इंसान कुछ दिनों बाद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। माता पिता की अंतिम विदाई के बाद पूरा गांव चाहता था कि दोनों मासूम भाइयों को प्यार और सहारा मिले। इसलिए गांव के मुखिया ने आर्यन और रोहन को उनके ताऊ भैरव के साथ भेज दिया। दोनों भाई अपना छोटा सा संदूक, कुछ कपड़े और अपने माता पिता की एक पुरानी तस्वीर लेकर ताऊ के घर पहुंचते हैं। आओ बेटा, अब यही तुम्हारा घर है। ताई, क्या हम यहीं रहेंगे? हाँ बेटा, जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। शारदा सचमुच दोनों भाइयों से ममता करती थी, लेकिन भैरव की आंखों में वही पुराना लालच था। आर्यन, अब तुम बड़े हो गए हो। कल से घर और खेत के काम में हाथ बटाना। जी ताऊ जी। मैं भी काम करूंगा। अरे नहीं, तुम अभी छोटे हो, आराम करो। रोहन खुश हो जाता है, लेकिन आर्यन को ताऊ की मुस्कान कुछ अजीब लगती है। उस रात आर्यन की नींद अचानक खुल जाती है। उसे आंगन से धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। वो चुपचाप दरवाजे के पास जाकर सुनने लगता है। अब दोनों मेरे घर में हैं। बस जमीन भी मेरे नाम हो जाए, फिर कोई चिंता नहीं। लेकिन वो बच्चे हैं। उनके पिता ने सारी उम्र मेहनत करके वो खेत बनाए थे। भावुक मत बनो। 5 एकड़ जमीन की कीमत जानती हो? इतनी जमीन बेच दूं तो पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। अगर गांव वालों को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं सब सोच चुका हूं। आर्यन ये सब सुनकर सन्न रह जाता है। वो धीरे से वापस कमरे में आता है। भैया, तुम जाग रहे हो? हाँ, सो जाओ। क्या हुआ? रोहन, आज से हम दोनों को बहुत संभल कर रहना होगा। क्यों? अभी नहीं, समय आने पर सब बताऊंगा। रोहन अपने भाई का हाथ पकड़कर सो जाता है, लेकिन आर्यन की आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसे पहली बार एहसास हो गया था कि उसके माता पिता की सबसे बड़ी निशानी, यानी उनकी जमीन, अब खतरे में है। यहीं से 2 मासूम भाइयों की असली परीक्षा शुरू होती है। जिस घर को उन्होंने अपना सहारा समझा, वही घर धीरे धीरे उनके लिए संघर्ष का मैदान बनने वाला था। अगली सुबह सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन भैरव के मन में एक नई चाल तैयार हो चुकी थी। आर्यन, आज से खेत का सारा काम तुम संभालोगे। और हाँ, पढ़ाई लिखाई में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ताऊ जी, पिताजी चाहते थे कि मैं और रोहन दोनों पढ़ें। अब मैं तुम्हारा अभिभावक हूं। जो मैं कहूंगा वही होगा। आर्यन चुप हो जाता है। वो समझ चुका था सीधे विरोध करने का समय अभी नहीं आया है। भैया, आज स्कूल नहीं चलेंगे? चलेंगे, लेकिन पहले ताऊ जी का काम पूरा कर लेते हैं।
भैरव दूर खड़ा दोनों भाइयों को देखकर मुस्कुराता है। जितना काम कराऊंगा उतना ही जल्दी ये दोनों टूट जाएंगे। उसी दोपहर भैरव गांव के लेखपाल और एक वकील से मिलने पहुंचता है।